दोस्तों, ये कहानी आपको सिखाती है कि कैसे आपके द्वारा लिया गया एक गलत फैसला आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हम सभी को ये मूवी जरूर सुननी चाहिए। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है और हम सबसे पहले जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी क्लास में मौजूद है। टीचर जिम को मुर्गा बनाकर बहुत पीट रहा है, लेकिन जिम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसे पिटने में बड़ा ही मजा आ रहा है, जैसे कि वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हो। इतनी मार खाने के बावजूद वो अपने टीचर को प्रवोक करता है, आपको तो ढंग से मारना भी नहीं आता, और हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर निकल जाता है। जिम के 3 गहरे मित्र हैं और वो इन तीनों के साथ खूब मस्ती किया करता, और तो और सारी की सारी गलत हरकतें, स्मोक करना, शैतानियां करना, टीचर्स को परेशान करना, ये सब तो मानो जैसे उनके एंजॉयमेंट का एक हिस्सा बन चुका था। यहाँ तक कि वो अपने रुमाल में थिनर को डालते और उसे सूंघकर खूब मजे लिया करते, क्योंकि वो भी एक नशे का काम करता है। लेकिन इतने सब के बावजूद वो बास्केटबॉल चैंपियन था। उसे खेलना बहुत पसंद है और कुछ ही दिनों बाद उसका दूसरे स्कूल से एक मैच होने वाला है, और अब जिम पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। इधर जिम विरोधी टीम के साथ मैच खेलने में बिजी था, वहीं उसका दोस्त रेट्रो जो अपोजिट प्लेयर के रखे गए सारे सामान को चुरा रहा था। दरअसल ये इनका पेशा बन चुका था। वो जहाँ भी जाते वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ के सारे प्लेयर्स के सामान को बड़ी ही शातिरता से चुरा लेते और फिर मासूमियत से बाहर निकल जाते। और आज भी रेट्रो ने बिल्कुल ऐसा ही किया, और उधर जिम की टीम मैच को जीत चुकी थी। हर बार की तरह एक बार फिर से उसने ये मैच जीत लिया। वो बहुत खुश है, और हमेशा की तरह जैसे वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वहाँ पर अपोजिट टीम के प्लेयर्स आ जाते हैं और वो इन चारों पर चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम लोगों ने ही मेरा सामान चुराया है, अभी के अभी मेरा सामान मुझे वापस करो। लेकिन रिग्रेट करने के बजाय जिम और उसके दोस्त मिलकर उन सबकी खूब धुनाई करते हैं और फिर बड़ी ही आसानी से वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वहाँ से निकलकर जिम सबसे पहले मैक्स से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाता है। मैक्स जिम का बेस्ट फ्रेंड है। जब जिम महज 3 साल का था तब से वो मैक्स को जानता है। मैक्स उसकी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन शायद अपनी बीमारी के चलते वो उठ नहीं सका और वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े अपने आखिरी दिनों को गिन रहा है। दरअसल मैक्स को ब्लड कैंसर हो चुका है, लेकिन जिम इस बात को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। उसे यकीन है कि एक न एक दिन उसका दोस्त उठ खड़ा होगा और उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए जाएगा। और जब भी जिम मैक्स से मिलने हॉस्पिटल जाता, वो हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। वहीं मैक्स को भी जिम की बहुत चिंता है कि कहीं वो गलत संगत में ना आ गया हो, क्योंकि उसकी कुछ हरकतें मैक्स को बिल्कुल पसंद नहीं। वो भी उसे हमेशा समझाता रहता, लेकिन शायद अब जिम बहुत आगे निकल चुका था। वो जैसे ही मैक्स से मिलकर वापस आता है, सबसे पहले वो अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उनके साथ प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है, और वहाँ पहुँचकर उन सभी लड़कियों को बहुत टीज करता। वो सारी गलत हरकतें जो कि शायद सोचना भी गुनाह है, वो और उसके दोस्त मिलकर सारी गलत हरकतें करते जो कि शायद सोचना तक गुनाह है। जिम की एक और आदत है, जब भी उसके दिमाग में कोई थॉट आता या जब भी वो मैक्स से मिलकर घर वापस आता, हमेशा वो डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता। वो डायरी उसके साथ हमेशा रहती। अपने पास डायरी रखना उसका सिर्फ शौक नहीं बल्कि अब उसकी आदत बन चुकी थी। जिम अपने दोस्तों के साथ अपनी दुनिया में मस्त है कि तभी अचानक एक दिन उसे एक मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही वो टूट जाता है। भागकर वो हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर मैक्स की सांसें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। उसे रिग्रेट है कि वो उससे पहले मिलने क्यों नहीं आया। जिम मैक्स के खोने से बहुत टूट चुका है। वो बहुत रोता है, पूरा टूट सा गया है। मैक्स महज अभी सिर्फ 16 साल का था। इस तरह से उसका जाना जिम के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। मन को बहलाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, मूवी देखता है, लेकिन मूवी का एक सीन तक उसे याद नहीं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा मन मैक्स में रखा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे, इस सिचुएशन से कैसे बाहर अपने आप को निकाले। जिम की इस हालत को देखकर उसके दोस्त उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर लोग हीरोइन का नशा कर रहे थे। फ्रेंड्स उसे ये नशा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन जिम की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इससे पहले उसने हीरोइन का नशा कभी भी नहीं किया, और वो ये भी जानता है कि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी पास ही में बैठे उसके दोस्त उसे ये नशा करके दिखाते हैं। बड़ा ही आसान है जिम, तुम आराम से कर सकते हो, बिल्कुल मत डरो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर क्या था, जिम ने वही किया शायद जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो जैसे इस नशे को करता है, कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हो। अपने सारे दुख दर्द को, मैक्स को उसने 2 पलों में भुला दिया। उसे ऐसा लग रहा है कि मानो वो ऐसी जगह पर आ गया जहाँ चारों तरफ की हरियाली उसे थपेड़े मार रही हो। और कुछ समय के बाद जैसे उसकी आँख खुलती है, वो बेसुध हालत में अपने घर पर पड़ा था। उसकी माँ अपने बेटे को पकड़कर रो रही थी। वो रो रो कर अपने बेटे से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है तुम नशा कर रहे हो, इसे छोड़ दो, तुम एकमात्र मेरा सहारा हो। वो उससे बहुत कुछ कहती है, लेकिन शायद अब जिम पूरी तरह से पागल हो चुका है। शायद अब उसमें इतनी
ताकत नहीं बची कि वो सही और गलत के बीच फैसला कर पाए। माँ की इतनी सारी बातों को सुनने के बाद बस वो एक ही शब्द कहता है, माँ तुम नहीं समझोगी। और इतना कहते ही वो उठ खड़ा होता है और अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से घर से बाहर निकल जाता है। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे ये नशा इन पर हावी होता जा रहा था। पहले वो हफ्ते में 1 दिन करते, फिर 2 दिन पर, और अब तो ये इतने आदी हो चुके थे कि शायद एक पल भी इनका इस नशे के बिना रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये नशा तो बहुत महंगा है, इसके लिए इन्हें पैसे चाहिए। और फिर क्या था, पैसे कमाने के चक्कर में ये एक और गलत रास्ता चुनते हैं। रात को ये गलियों में खड़े होते और आने जाने वाले लोगों को लूटते रहते। दूसरे दिन जिम जब स्कूल पहुंचता है तो आज वहाँ पर कन्फेशन डे है और कन्फेशन रूम के अंदर जाना सारे के सारे बच्चों के लिए बिल्कुल कंपलसरी है। दरअसल ये कन्फेशन रूम बच्चों के लिए है कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया है तो वो अपने टीचर से बता सकते हैं, और टीचर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी बातों को गुप्त रखे। देखते ही देखते जिम की बारी आ चुकी है। कन्फेशन रूम को देखते ही वो वापस भाग जाना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आज वहाँ पर उसका खुद से सामना होगा। वो टीचर को मना करता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे प्लीज वापस जाने दे। उसकी ये बात सुनकर टीचर उससे गुस्से में आकर कहते हैं कि शायद कन्फेस करने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें जाना होगा जिम। और अब ना चाहते हुए भी जिम को कन्फेशन रूम के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ बार बार उसका मन कह रहा है कि वो टीचर से अपने ड्रग्स लेने वाली बात को बता दे, कन्फेस कर दे कि उससे सबसे बड़ी भूल हो गई है। वो अपनी बात को कहने ही वाला था कि तभी वो मुट्ठी बींच लेता है और अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि अंजाम क्या होगा वो ये भी जानता है। जिम हर दिन जब सुबह उठता वो हमेशा अपने मन में एक फैसला लेता कि आज नशा करने का उसका आखिरी दिन है, आज के बाद वो कभी नहीं करेगा। और आज करते करते उसका आज ये कभी नहीं आया, वो नशे को छोड़ ही नहीं पा रहा था। आज जिम का दूसरी टीम के साथ बास्केटबॉल मैच है। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर तभी उसे नशे की याद आती है। वहीं उनमें से एक दोस्त न्यूट्रॉन ये सुनते ही उसे मना करता है, ये गलत है जिम, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी रेट्रो कहता है, तुम पागल हो न्यूट्रॉन, तुम्हें पता है जैसे ही हम ये नशा करेंगे हम मैच को बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। और फिर क्या था, न्यूट्रॉन को छोड़कर ये तीनों ड्रग्स ले लेते हैं और अब जल्द ही मैदान में पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है नशा इनके सर पर चढ़ने लगता है। इन सभी को हैलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। बॉल सामने से आ रही है लेकिन पैर पीछे बढ़ रहा है। वहीं हम न्यूट्रॉन को देखते हैं जो कि दूर बैठा चुपचाप ये सब कुछ देख रहा है। दरअसल आज वो इनकी टीम में नहीं है। और फिर क्या था, आज पहली बार जिम की टीम बड़ी आसानी से इस मैच को हार जाती है। इन सभी को देखकर कोई भी बड़ी आसानी से बता सकता है कि ये सभी नशे की हालत में है। यहाँ तक कि इनके टीचर को भी पता चल चुका है कि ये तीनों ड्रग्स लेते हैं और इसी बात की कंफर्मेशन के लिए वो पुलिस को बुला लेते हैं। और फिर क्या था, इनके बाथरूम्स में चेकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद भी ऑफिसर्स को ड्रग्स कहीं नहीं मिली। दरअसल ये पूरी की पूरी ड्रग्स को पहले ही ले चुके थे। कोई प्रूफ न मिलने की वजह से पुलिस तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन टीचर्स इन पर आग बबूला हो चुके थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम तीनों को 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। यहाँ तक कि इनका कोच भी इन्हें अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। लेकिन ये क्या, परेशान होने के बजाय जिम जोर से हंसता है और कहता है, मैं खुद ही आपका स्कूल छोड़ता हूँ, आप जैसे लोग मुझे डिजर्व ही नहीं करते। इस पर टीचर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ और कल से तुम स्कूल बिल्कुल मत आना। लेकिन शायद जिम का ये फैसला उसे एक और कदम बर्बादी की ओर ले जा रहा था, जिसका उसे एहसास तक न था। उसके मन में कोई गिल्ट, कोई पछतावा, कोई शिकवा नहीं था। यहाँ तक कि उसे तो अपनी माँ तक का ख्याल न था कि आखिर ये सब कुछ पता चलने पर उसे कितना बुरा लगेगा। वहीं इनका दोस्त न्यूट्रॉन जो भी इनके साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि शायद उसे अपने मन पर काबू है। वो जानता है ये सब कुछ गलत है, उसे बर्बादी की ओर लेकर जाएगा और इसीलिए वो तुरंत इन सभी का साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इधर जिम जैसे ही घर पहुँचता है उसकी माँ उसे मारना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें जिम की हरकत के बारे में पता चल चुका है। उन्हें स्कूल से फोन आया है। वो रोते रोते जिम से कहती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो परेशान है, टूटी हुई है। जिम उन पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानती माँ, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं तो इसका हिस्सा भी नहीं हूँ, मैं कोई पिल्स नहीं लेता। और तभी उसकी माँ घर में छुपाए हुए उसके पिल्स को दिखाती है। माँ बेटे को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद वो किसी चीज को समझने की हालत में ही नहीं है। यहाँ तक कि जिम अपनी माँ से ही मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। अब कोई रास्ता न देखकर माँ उसे धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल देती है। वहीं नीचे खड़ा जिम चिल्लाते हुए कहता है, मैं वापस घर कभी भी नहीं आऊंगा। माँ उसकी बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी को उठाती है और उसे नीचे फेंक देती है। ट्रॉफी को देखते ही उसका मन एक बार के लिए तो ठहरा, लेकिन फिर उसने ट्रॉफी को उठाया
उठाया और वहीं पास ही रखे डस्टबिन के अंदर डाल दिया। आज उसने महज अपनी ट्रॉफी को नहीं बल्कि अपने सपने को डस्टबिन में फेंका था। ऊपर खड़ी माँ को जैसे ही अपने बेटे के दूर जाने का एहसास होता है वो बार बार उसका नाम बुलाकर उसे वापस बुलाना चाहती है, लेकिन जिम उसे एक बार भी पलट कर नहीं देखता। वो सीधा अपनी दुनिया में निकल जाता है और अब तो जिम पूरी तरह से आजाद हो चुका था। उसे तो घर आने तक की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों के साथ रहने लगा जो कि हर वक्त नशा किया करते थे। और ऐसा करते करते अपने जैसे कई और लोगों का उन लोगों ने साथ पकड़ लिया। ये सभी लोग जो कि यहाँ मौजूद हैं पूरी तरह से इस नशे की दुनिया में डूबे हुए हैं। शायद ये इनकी अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ इन्हें ना तो खाने की फिक्र, न पीने और न ही किसी अपने की याद आ रही है। जैसे ही इनके पैसे खत्म हो जाते अब जिम और उसके दोस्त मिलकर चोरी करना शुरू करते। अब वो लूटपाट नहीं बल्कि लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियों को चुराना सीख चुके थे और आज तो इन सभी ने हद कर दी। ये पैसे चुराने के लिए एक स्टोर में घुस गए और वहाँ पर लूटपाट करना शुरू कर दी। वहाँ हर जगह पैसे ढूंढने पर इन्हें कहीं पैसे नजर नहीं आए तो इन्होंने वहीं पर मार पिटाई शुरू कर दी और इतने में ही बाहर के किसी पर्सन ने पुलिस वाले को कॉल कर दी। पुलिस पहुँचने वाली है। जिम जोर से चिल्लाता है, हमें भागना होगा वरना हम पकड़े जाएंगे। वहाँ कुछ न मिलने पर माइक जल्दी से वहीं रखी गन को चुरा लेता है। जिम रेट्रो को उठाने की कोशिश कर रहा है, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, पुलिस आने वाली है। लेकिन रेट्रो जो कि नशे में खोया हुआ है और अब ना चाहते हुए भी रेट्रो को अकेला छोड़ इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। पुलिस रेट्रो को पकड़कर अपने साथ ले जाती है लेकिन जिम और मिकी अब तक फरार हैं। एक दिन वो दोनों एक होटल में बैठे हैं, तभी सामने चल रही न्यूज पर वो कुछ देखते हैं। शायद वो जो उनका सपना था वो देखते हैं टीवी पर वही बच्चे हैं जो कभी उनके साथ खेला करते थे और आज वो बास्केटबॉल में एशियन चैंपियनशिप जीत चुके हैं जहाँ वो पूरे देश को प्राउड करवा रहे हैं। और उसी का साथी जो कि उसी की टीम में था वो अपनी माँ को हाय कहता है। जिम और मिकी दोनों का कहीं न कहीं यही सपना था, आज वो भी उनके साथ हो सकते थे। एक पल के लिए उन दोनों के मन में ये ख्याल आ जाता है, आखिर हमेशा से तो वो यही चाहते थे, फिर उन्होंने अपना रास्ता क्यों बदला? और ये सवाल उनका खुद से था। जिम को अपनी माँ की याद आ रही है, वो उसे देखने के लिए चुपके से घर के बाहर छिप जाता है। उसकी माँ जो कि इतने भारी सामान को उठाते हुए अकेले ही घर के अंदर ले जा रही है। वो उनके पास जाना चाहता है, उसे मिलकर अपनी माँ को गले लगाना चाहता है, लेकिन शायद अब वो अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा चुका है। वो तो अपनी माँ का बेटा है ही नहीं। ऐसा सोचते ही तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है। ये सब कुछ सोचकर जैसे ही जिम टेंशन में आता है वो एक बार फिर से बाहर पहुँचता है और वहाँ पर ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। इतने में ही एक आदमी वहाँ पर आता है और वो जिम को मारना शुरू कर देता है। दरअसल जिम ने उसकी दोस्त को ज्यादा मात्रा में ड्रग्स दे दिया था जिससे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन जिम जो कि अपना बचाव भी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो नशे की हालत में है। बस वो मार खाता जा रहा है और अब वो आदमी उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जिम जो कि घायल अवस्था में नीचे पड़ा है, नशा तो जैसे उसके सर पर चढ़ चुका है और अब उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। उसे तरह तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, शायद अपने सपने। एक तरफ बास्केटबॉल का नेट जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो चैंपियन बन चुका है, यानी कि अब तक की उसकी जिंदगी में बीते हुए दोनों मंजर को वो साफ देख पा रहा है। इतने में ही एक आदमी वहाँ से निकलता है जो कि जिम को इस तरह से पड़ा हुआ देखकर हैरान है। दरअसल कुछ महीनों पहले ये आदमी जिम के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस किया करता था और आज जिम की ऐसी हालत देखकर वो हैरान है। वो जिम को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है। जिम रात भर सोता रहा। जैसे ही सुबह उसे होश आता है वो वहाँ से बाहर जाने के लिए तुरंत ही अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पॉकेट में गया उसकी नशीली दवाई वहाँ नहीं थी। वो ये देखकर आदमी पर शाउट करने लगता है, मुझे मेरी पिल्स चाहिए। सामने खड़ा आदमी हैरान है कि जो लड़का उसके साथ प्रैक्टिस किया करता था आज वो उसे पहचान तक नहीं पा रहा। आदमी जिम को समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, अब से तुम यही रहोगे मेरे पास। और ऐसा कहते कहते वो जिम की पिल्स को फ्लश कर देता है। ये देखते ही जिम आग बबूला हो गया। वो आदमी को मारने के लिए झपट पड़ता है। जिम हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। वो बहुत छटपटाता है लेकिन जल्दी आदमी ने उसे कंट्रोल कर लिया। जिम रोते हुए आदमी से कहता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे अपनी पिल्स चाहिए। तब जॉन उससे कहता है कि कभी मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था और बिल्कुल इसी तरह मेरी भी किसी ने मदद की थी और अब मैं अपनी आंखों के सामने एक और जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें समझना होगा। लेकिन शायद जिम इस वक्त किसी भी चीज को समझने और सोचने की हालत में ही नहीं था। जॉन जिम को अंदर कमरे में लॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही जॉन की आंख लगी जिम वहाँ से भाग निकला। वो पिल्स के लिए इधर उधर भटकने लगा, लेकिन इस वक्त उसके जेब में फूटी कौड़ी न थी। रास्ते में जाते जाते जिम को एक लड़की मिलती है, वो उसे जानता है। दरअसल वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और इस बात के लिए जिम ने उसे कई बार परेशान किया है, लेकिन आज जिम की हालत उससे भी बदतर हो चुकी है। उसे कुछ न दिखा, वो बस लड़की के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांग रहा है। मुझे तुमसे बस थोड़े से पैसे चाहिए, वादा करता हूँ पूरे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन लड़की तो उसकी तरफ देखना तक नहीं जाती, पर उसे इतना गिड़गिड़ाते हुए देखकर वो पैसों को बिल्कुल उसके सामने
वैसे ही फेंकती है जैसे किसी भिखारी को दिए जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। जिम फटाफट से पैसों को उठाता है और उन्हें काउंट करना शुरू कर देता है, लेकिन शायद इतने पैसे पिल्स को खरीदने के लिए काफी नहीं है। वो पैसों को लेकर सीधा अपने दोस्त के पास पहुँचता है। उसे ऐसा लगा कि शायद उसे वहाँ से पैसे मिल जाएं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पैसों को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो पिल्स खरीदा करते थे। आदमी सारे पैसे लेकर उन्हें पिल्स दे देता है, लेकिन जैसे वो उसे चखते हैं जिम चिल्लाता है, ये तो नकली है, इसने हमें बेवकूफ बनाया। और ऐसा कहते ही दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। आदमी का पीछा करते करते वो दोनों एक ऊंची छत पर पहुंच गए। इससे पहले कि जिम आदमी को पकड़ पाता, उसका दोस्त आदमी को धक्का दे देता है और वो आदमी सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जिम घबरा गया कि अब तो वो दोनों पकड़े जाएंगे और इस इरादे से दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए और इस दौरान जिम को अपनी माँ की याद आती है और उसे ये भी मालूम है कि माँ उसे पैसे जरूर दे देगी। माँ दरवाजे पर जिम को देखकर बहुत खुश है, लेकिन उसकी ऐसी हालत को देखकर वो दुखी हो गई। इससे पहले कि माँ उससे कुछ पूछ पाती, जिम चिल्ला पड़ता है, माँ मुझे पैसे चाहिए, बस मुझे थोड़े से और पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरा यकीन करो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। माँ जानती है कि अगर मैंने इसे पैसे दिए तो ये सारे पैसों का नशा कर डालेगा। वो अपने बेटे को अब और बुराई के रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहती। वो तुरंत ही उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है और धक्का देकर डोर को बंद कर देती है। माँ तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है और उसे अपने बेटे को पकड़ने की रिक्वेस्ट करती है। यहाँ तक कि वो पुलिस वालों से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बेटे को जेल के अंदर बंद कर दे और चाहे वो जितना गिड़गिड़ाए उसे बाहर मत जाने देना, जब तक वो पूरी तरह से नशे को भूल न जाए। और इससे पहले कि जिम वहाँ से भाग पाता, तब तक पुलिस वहीं पर आ जाती है और जिम को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। नशे के बगैर जिम कुछ दिनों तक जेल में बहुत तड़पता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत छूटने लगी थी। वो पूरी तरह से खाली पड़ गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसके पास अब भी उसकी वही डायरी थी जिसमें वो हमेशा लिखा करता था। और फिर क्या था, उसने जेल में ही रहकर अपनी कहानी को पूरा करने के लिए ठान लिया। वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा कि कैसे उसने अपनी माँ से बड़े बड़े वादे किए थे कि एक दिन वो बड़ा चैंपियन बन जाएगा और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप लेकर आएगा। और कहीं न कहीं जिम भी सुधरना चाहता था और वक्त ने भी उसे एक मौका दिया। उसने फिर से लिखना शुरू किया और धीरे धीरे कर उसने अपनी कहानी को पूरा कर लिया। आज उसे जेल में रहते रहते पूरे 6 महीने बीत चुके हैं। आज बाहर निकलने के बाद उसे एक स्टेज मिला है जहां वो अपनी कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो स्टेज तक पहुंच पाता, अचानक उसका दोस्त मिलने आ जाता है। जिम तुम बाहर आ गए, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। और सुनो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम्हारी फेवरेट पिल्स भी, चलो साथ चलते हैं। लेकिन जिम अपना हाथ छुड़ा लेता है। मैं वापस उस दुनिया में जाना नहीं चाहता। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं वापस उस दुनिया में कभी नहीं जाऊंगा और मेरी बात मानो, तुम्हें भी इस दलदल से निकलना होगा। और इतना कहकर वो स्टेज की तरफ आगे बढ़ जाता है और आज उसकी सबसे पहली पोएट्री लॉन्च हुई थी। वो सबको पढ़कर सुनाता है। महज 17 साल की उम्र में उसने एक पोएट्री पूरी कर ली थी जिसका नाम था द बास्केटबॉल डायरीज। और इसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि चलता गया। जैसे जैसे समय बीता, जिम ने अपने किताबों की 3 और वॉल्यूम को पब्लिश किया, यहाँ तक कि 4 नए एल्बम्स को भी रिकॉर्ड किया और आज के समय में वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा एक गलत फैसला हमें कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन एक सही फैसला हमें जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चुनाव आपको करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।